कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय झा बागी हो चुके हैं। अब झा के निशाने पर उनकी पुरानी पार्टी कांग्रेस रहती है। संजय झा पीएम नरेंद्र मोदी के कायल हो गए हैं। उनको मोदी का काम बहुत पसंद आ रहा है। संजय झा अभी तक कई बार पीएम की तारीफ कर चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए मोदी की तारीफ की है। एक तरफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष लगातार मोदी को घेरने में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ झा इसके फायदे गिनवा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के महत्व, सांसदों की संख्या और आने वाले वक्त में इस प्रोजेक्ट को कैसे याद किया जाएगा, इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने एक लेख लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी की याद हमेशा दिलाता रहेगा। मुगल और अंग्रेजों के काल में राजधानी दिल्ली में जो इमारतें बनी हैं, उसी तरीके से ये बिल्डिंग मोदी के न्यू इंडिया विजन की हमेशा याद दिलाता रहेगा। 1947 के बाद देश में जिस तरीके से नेहरू युग का दौर था और कांग्रेस ने बहुत समय तक उसको अपनाया, ठीक उसी तरह बीजेपी में भी आने वाले समय में पीएम मोदी को लेकर ऐसा होगा। उन्होंने ये भी लिखा कि पीएम मोदी के साहसिक निर्णय और रिस्क लेने की जो क्षमता है वो उनके पक्ष में जा रही है। युवाओं को ये पसंद आ रहा है। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन और बेरोजगारी, इसको भारतीयों ने झेला। इसके पीछे की बड़ी वजह की ये कड़े फैसले थे। उन्होंने ये भी लिखा कि भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से जब सीटें बढ़ेंगी, उसके बाद पीएम मोदी की ग्लोबल इमेज एक बार फिर बढ़ेगी। दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बनाया जा रहा है, जो 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद उम्मीद है कि सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी। हमारे देश के सांसदों का निर्वाचन क्षेत्र काफी बड़ा होता है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सांसद के पास औसतन 72,000 लोग हैं। उनके पास 68 मिलियन आबादी के लिए 650 सांसद हैं। वहीं भारत में एक लोकसभा सांसद के प्रति निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 20 से 25 लाख लोग हैं। वहाँ के हिसाब से 35 गुना अधिक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हालांकि विपक्ष कई बार इस पर सवाल खड़े कर चुका है, लेकिन संजय झा ने इसकी खूबियों को गिनाकर विपक्ष को जवाब दिया है। देश में जारी किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन बावजूद इसके किसान नेताओं के बीच असमंजस की भावना दिखाई पड़ रही है। एक किसान नेता का बयान दूसरे किसान नेता से अलग नजर आया। टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि अभी आंदोलन 1 और साल चलेगा। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बोल इससे अलग दिखे। उनका कहना है कि उन्हें पता ही नहीं है कि आंदोलन कब तक चलेगा। इतना जरूर कहा कि जीत मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। पहले राकेश टिकैत किसानों की मांगे पूरी होने के लिए 2 अक्टूबर तक का समय दे रहे थे, लेकिन फिर टिकरी बॉर्डर पर टिकैत ने किसानों से कहा कि उन्हें 1 साल और यहीं पर डटे रहना होगा। पुराना कथन दोहराते हुए टिकैत बोले कि सर्दी में आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए अगली सर्दी में ही सरकार समाधान के लिए आएगी। फिलहाल तो सरकार चुनावी राज्यों की तरफ चली गई है। इसी बीच किसान नेताओं ने ये भी मान लिया कि आंदोलन स्थलों पर भीड़ काफी कम हो गई है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने माना कि आंदोलन स्थल पर किसानों की संख्या कम हो गई है, लेकिन फिर भी चढ़ूनी का कहना था कि भीड़ कम होने से आंदोलन कमजोर नहीं हुआ है। एक रात में ही भीड़ फिर से जुट जाएगी। एक तरफ इन किसान नेताओं के बोल एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे, तो वहीं दूसरी ओर किसान नेता भी अब ये मान रहे हैं कि किसान आंदोलन को सिर्फ लोगों का ही नहीं, बल्कि किसानों का समर्थन मिलना भी बंद हो गया है। ऐसे में राजनीतिक लुत्फ उठाने वाले इन किसान नेताओं को आगे जाकर कितनी मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं, इस बात का अंदाजा शायद इन्हें अब लगने लगा हो। लेकिन इतना तो पक्का है कि इन किसान नेताओं की असलियत को अब सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, बल्कि किसान खुद भी अब समझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की सियासी दुकान पहले ही बंद हो चुकी है। मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 खत्म होने के साथ ही महबूबा और उनकी पार्टी पीडीपी बिखर सी गई है। महबूबा मुफ्ती कश्मीर में अपनी सियासी जमीन को तलाश रही हैं। हालांकि इसमें अब उनकी पार्टी भी साथ नहीं दे रही है। भारत और मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी से पीडीपी के कई नेताओं ने महबूबा मुफ्ती का साथ छोड़ दिया। वहीं अब पीडीपी प्रमुख ईडी के शिकंजे में फंस गई हैं। महबूबा मुफ्ती को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। समन में उन्हें 15 मार्च को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। दरअसल ईडी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आरोपी भी हैं। ईडी ने अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर ली थी। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने ईडी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें एजेंसी ने कथित धन शोधन के एक मामले में करीब 12 करोड़ रुपए की मूल्य की उनकी रिहायशी और वाणिज्यिक संपत्ति जब्त की है।
फारूक ने ईडी के आदेश को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चुनौती दी। ईडी ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला 2001 से 2011 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और इस दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और निकाय में नियुक्तियां की ताकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रायोजित कोषों में हेराफेरी की जा सके। अब इसी मामले में पीडीपी प्रमुख से भी पूछताछ होगी। माना जा रहा है कि अगर पूछताछ में कुछ सामने निकल कर आता है तो ईडी महबूबा के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ईडी की कार्रवाई से एक बार फिर जम्मू कश्मीर का सियासी पारा बढ़ने वाला है। हालांकि देखना होगा कि महबूबा मुफ्ती ईडी के सामने कब पेश होती हैं, क्योंकि ये पूछताछ काफी अहम माना जा रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव में दो दावेदार माने जाने वाली पार्टियां भाजपा और टीएमसी में से टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट जारी करने से पहले जिसका अंदाजा नहीं लगाया गया था वो लिस्ट जारी करने के बाद ही शुरू हो गया। कायदे से ममता दीदी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने से बीजेपी में हड़कंप मचना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो दीदी की खुद की ही पार्टी में घमासान छिड़ गया है। लिस्ट में नाम ना शामिल होने और टिकट कटने से विधायकों में रोष नजर आया। कहीं सड़क जाम, कहीं तोड़फोड़ की और कहीं तो विधायकों का रोना गाना भी शुरू था। बताया जा रहा है कि करीब 27 मौजूदा विधायकों का टिकट कटा है। 4 बार विधायक रही सोनाली गुहा भी इनमें शामिल है। उन्होंने खुलकर अपना विरोध जाहिर करते हुए कहा, मैं हमेशा ममता बनर्जी के साथ रही और मुझे ये मिला। मेरा नाम इसलिए हटा दिया गया क्योंकि मुझे डायबिटीज है। कम से कम उन्होंने मुझे बता ही दिया होता। भगवान करे कि समझ आए। साउथ 24 परगना में भाननगर और नॉर्थ 24 परगना के अमदांगा में टीएमसी समर्थकों ने सड़कों को जाम कर दिया क्योंकि यहां मौजूदा विधायक अराबुल इस्लाम और रफीकुर रहमान को टिकट नहीं दिया गया है। भानगर में एक टीएमसी दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई है। इस्लाम ने आंखों में आंसू लिए कहा, मेरे बूथ कार्यकर्ता रो रहे हैं। भानगर के लोग मुझे जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि अपनी ही पार्टी में इस तरह के रोष को थामने के लिए ममता दीदी ने कहा कि अगर पार्टी फिर सत्ता में आई तो वे विधान परिषद का गठन कराएंगी ताकि पार्टी के अनुभवी नेताओं को इकट्ठा किया जा सके। गौरतलब है कि जिन नए चेहरों को टिकट दिया गया है उनमें कई एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर और खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें फिल्म डायरेक्टर राज चक्रवर्ती, एक्ट्रेस सायातिका बनर्जी, कौशानी मुखर्जी और जूने मलिया शामिल है। इनमें से कुछ तो टीएमसी में इसी साल शामिल हुए हैं। लिस्ट जारी करने तक तो ममता दीदी इस चुनाव को बीजेपी बनाम टीएमसी का नाम दे रही थी, लेकिन अब उनकी ही पार्टी में हड़कंप मचने पर लग रहा है कि जल्द ही टीएमसी के लिए ये चुनाव टीएमसी बनाम टीएमसी बनने वाला है, क्योंकि पार्टी का रोष इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, जो किसी न किसी भयावह तौर पर बाहर जरूर आएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्मकार अनुराग कश्यप के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी से शिवसेना तिलमिला गई है। शिवसेना ने एक बार फिर मोदी सरकार पर अपनी भड़ास निकाली है। कांग्रेस के बाद अब शिवसेना ने भी सामना के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सामना में आरोप लगाया गया है कि ये लोग केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इसलिए ऐसी कार्रवाई की गई है। सामना में लिखा गया है कि मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाले कलाकार और सिने जगत के निर्माता निर्देशकों पर इनकम टैक्स के छापे पड़ने लगे हैं। सामना में ये भी आरोप लगाया गया कि तापसी और अनुराग कश्यप जैसे गिने चुने लोग किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े रहे, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, शिवसेना ने ये भी लिखा है कि बॉलीवुड में लॉकडाउन काल में कई मुश्किलें हैं। फिल्मांकन और नए निर्माण बंद है, थिएटर बंद है। एक बड़ा उद्योग व्यवसाय जब आर्थिक संकट में पड़ा हो, ऐसे में राजनीतिक बदला लेने के लिए ऐसे हमले करना ठीक नहीं है। सिने जगत में मोदी सरकार की खुलकर चमचागिरी करने वाले कई लोग हैं। उनमें कई लोग तो मोदी सरकार के सीधे लाभार्थी हैं। हालांकि सामना में भले इस छापेमारी पर राजनीतिक लेख लिखी गई है, लेकिन केंद्र की सरकार ने साफ कर दिया है, जांच एजेंसियों के पास जो पक्की खबर आती है उसी के आधार पर कार्रवाई की जाती है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने खारिज कर दिया है कि ये कार्रवाई बीजेपी और केंद्र सरकार की नीति पर टिप्पणी करने के कारण की गई है, लेकिन विपक्ष को एक बार फिर मौका मिल गया है। हालांकि शिवसेना इस मामले में इसलिए कूदी है क्योंकि शिवसेना के नेता और मंत्री भी जांच एजेंसियों के निशाने पर है। दरअसल जब से शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, शिवसेना कांग्रेस के इशारों पर बयानबाजी करती है। इसलिए तापसी और अनुराग को कभी देश विरोधी और गद्दार बताने वाली शिवसेना आज राजनीतिक फायदे के लिए उनके समर्थन में खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।